स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं और कौन कौन से एनिमल नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। उसके आधार पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है और उसमें पहला जो कैटेगरी है वो अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, और तीसरा है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो कल मैं बात कर रहा था ऑर्निथिन साइकिल की। तो ऑर्निथिन साइकिल की जो समरी है वो आप देखिए कि कौन कौन से एंजाइम हैं और कहां पर वो काम करते हैं। तो पहला एंजाइम है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब यहाँ पर सिंथेसिस, नए पदार्थ का संश्लेषण या निर्माण हो रहा है। तो इसमें 2 ATP प्लस CO2 प्लस ग्लूटेमाइन। ग्लूटेमाइन क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है, प्लस H2O। तो इस एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बामाइल फॉस्फेट प्लस ग्लूटामिक एसिड बनता है और 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण होता है। दूसरा जो एंजाइम है वो है ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज। नाम से ही है क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण हुआ है और एंड प्रोडक्ट है ऑर्निथिन साइकिल का वो है ऑर्निथिन। तो इसलिए जो एंजाइम का नाम है वो ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज। तो ऑर्निथिन और कार्बामाइल फॉस्फेट मिलकर सिट्रुलिन का निर्माण करेंगे, अर्थात कार्बामाइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथिन और ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रुलिन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये कहां से आया? इससे फर्स्ट वाले स्टेप में 2 ATP से 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो ऊर्जा युक्त अणु है उनमें से एक यहां पर काम में आया, इसमें सिंथेसिस में कार्बामाइल फॉस्फेट और ग्लूटामिक एसिड के निर्माण में। दूसरा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इलेक्ट्रॉन है वो है काम में आया सिट्रुलिन के निर्माण में, जो कि कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन से बना है। तीसरा जो एंजाइम है वो आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। ये किस पे काम करेगा? सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट प्लस ATP और इस एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिनोसक्सिनेट प्लस AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर एक ATP जो है वो AMP में कन्वर्ट हो रही है, अर्थात पहले ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फिर जो ADP है वो टूटेगी AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस तरह से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एनर्जी युक्त अणु हैं जो कि सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट। एस्पार्टेट क्या है? ये दूसरा मॉलिक्यूल है किसका? अमोनिया का। अमोनिया जो गैस है उसका दूसरा मॉलिक्यूल ऑर्निथिन साइकिल में प्रवेश करेगा। किस फॉर्म में? एस्पार्टेट के फॉर्म में प्रवेश करेगा और ये एस्पार्टेट और सिट्रुलिन मिलकर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ATP की सहायता से आर्जिनिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। चौथा जो एंजाइम है वो आर्जिनिनोसक्सिनेट लाएज, नाम से ही है। तो इसमें आर्जिनिनोसक्सिनेट इस एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करेगी। कल बताया था मैंने फ्यूमेरिक एसिड का क्या भविष्य है। फ्यूमेरिक एसिड क्या करेगा? अंततः एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो फ्यूमेरिक एसिड पहले CCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल में प्रवेश करेगा और उससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से फिर अंततः एस्पार्टिक एसिड बनेगा और वो एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टेट फॉर्म में सिट्रुलिन के साथ मिलेगा और आर्जिनिनोसक्सिनेट का निर्माण करेगा। तो इस तरह से फ्यूमेरिक एसिड का जो भविष्य है वो अंततः है एस्पार्टिक एसिड में, और एस्पार्टिक एसिड जो अंततः एस्पार्टेट के रूप में सिट्रुलिन के साथ मिलेगा, अर्थात एस्पार्टेट के रूप में ऑर्निथिन साइकिल के अंदर प्रवेश करेगा। पांचवा एंजाइम है आर्जिनेज, नाम से ही है। ये आर्जिनिन बनी है तो इस पे काम करेगा ये आर्जिनिन प्लस H2O ऑर्निथिन प्लस यूरिया। इस तरह अंततः यूरिया का निर्माण हो जाता है। यूरिया का निर्माण प्लस ऑर्निथिन, तो एंड प्रोडक्ट है इस साइकिल का वो है ऑर्निथिन। इसके आधार पर इस साइकिल का नाम रखा है ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया फॉर्मेशन साइकिल। अब इस यूरिया का क्या होगा, क्या भविष्य है? एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, शरीर से बाहर इसको निकाल दिया जाता है। अगर नहीं निकाला जाता, ज्यादा समय तक इसको रखा जाता है तो टॉक्सिसिटी नहीं बढ़े, इसलिए
क्या होगा इसका भविष्य, यूरिएज एंजाइम काम करेगा इसके ऊपर। यूरिया प्लस H2O ये मिलकर यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया प्लस CO3 का निर्माण कर देगा। सातवां एंजाइम है आर्जिनेज डिमिनेज, ये नाम से ये आर्जिनिन प्लस H2O सिट्रुलिन प्लस अमोनिया। ये जो आर्जिनिन बनी आप देखिए, आर्जिनिन यहाँ बनी है, तो कंप्लीटली आर्जिनिन अगर यो ऑर्निथिन और यूरिया में बदल जाती है तो सही है, अगर नहीं बदलती है बचती है तो उसका भविष्य क्या है, जल के साथ मिलकर ये सिट्रुलिन प्लस अमोनिया का निर्माण कर देगा। तीसरे प्रकार के जो एनिमल है कैटेगरी 3 वो है यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिकोटेलिक नाम से ही है, वे जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालते हैं, वो सारे एनिमल्स यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। यूरिकोटेलिक एनिमल्स रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, लिजर्ड्स है, और जितने भी टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं वो है। तो इनके अंदर इनके आवास, इनका जो आवास है, बर्ड्स का आवास है, रेप्टाइल्स का है, स्नेक्स का है, लिजर्ड्स का है, और टेरेस्ट्रियल जो आर्थ्रोपोड्स हैं, स्थलीय जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इनका आवास ऐसा है वहां पर पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होगी तो क्या होगा, अगर इनके शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ अगर अमोनिया बनेगा तो अमोनिया को निकालने के लिए 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में निकालने के लिए 500 ml अर्थात आधा लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये चूंकि जिस आवास में रह रहे हैं वहां पर पानी की बहुत स्केर्सिटी है, कमी है, इसलिए इनका जो अंतिम उत्पाद है वो न तो यूरिया है न अमोनिया है, अंततः यूरिक एसिड है। उसका रीजन ये है क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो पानी में इनसोल्यूबल है, बहुत स्लाइट अमाउंट के अंदर वो घुलता है, पानी में घुलता नहीं है। अगर यूरिक एसिड किसी भी विलियन में है तो वो इजीली प्रिसिपिटेट हो जाता है, और प्रिसिपिटेट होता है किस फॉर्म में, निडल लाइक सुई के आकार की क्रिस्टल्स के अंदर, और वो क्रिस्टल एक्चुअली क्या होते हैं, सोडियम यूरेट के। तो सोडियम यूरेट के वो निडल लाइक क्रिस्टल्स जो एक्चुअली यूरिक एसिड होते हैं। तो इनमें यूरिक एसिड का जो निर्माण है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्लस न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा यूरिक एसिड का निर्माण होता है। और ह्यूमन बीइंग के अंदर, मानव में भी कुछ मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड भी उत्सर्जित होता है। लेकिन अंतर ये है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर यूरिक एसिड का जो निर्माण है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा न होकर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनता है, और वो प्रोक्सिसोम के अंदर यूरिक एसिड बनता है। तो कई ह्यूमन बीइंग के अंदर कई लोगों में आपने देखा होगा कि किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन का रीजन क्या है, किडनी स्टोन कैसे बनते हैं, किडनी का जो पार्ट है, रीनल ट्यूब्यूल है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, या किडनी के जो कॉर्टेक्स मेडुला पार्ट के अंदर जो भी भाग है यूरिनरी पाथवे का, वहाँ पर स्टोन का बनना, वो रीजन क्या है, वो यही है कि जब यूरिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो क्या होता है, यूरिक एसिड जल्दी प्रिसिपिटेट होता है, जिससे निडल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, और वो निडल लाइक क्रिस्टल्स जो हैं सोडियम यूरेट के हैं, वो वहाँ डिपॉजिट या वहाँ जमा हो जाते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिससे किडनी स्टोन्स बनते हैं। अगर और अधिक मात्रा में क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो ल्यूकीमिया का कारण भी बनते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जैसे यूरिक एसिड प्रिसिपिटेट टू फॉर्म निडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट। तो किडनी स्टोन बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट के कारण से। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट डिपोजिशन इन किडनी, किडनी में अगर इनका जमा होता है तो क्या होगा परिणाम, किडनी स्टोन बनेगा। अगर इनका डिपोजिशन जॉइंट्स में होता है, आपने देखा होगा कई ऐसे जो लोग हैं अधिक आयु की उम्र के लोग, उनके जोड़ों में दर्द होता है या आर्थराइटिक डिसऑर्डर, इस वजह से होता है वो डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट या डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, जिसे कहते हैं गॉट आर्थराइटिक डिसऑर्डर। जॉइंट के अंदर पेन होना उसका रीजन है डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट। अगर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बहुत अधिक हो गई है
तो उसके परिणाम स्वरूप उसका परिणाम क्या होगा, किडनी डिजीज, साथ ही ल्यूकेमिया। और तीसरा रीजन ये है कि अगर किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई या ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड जाता है या ब्लड सप्लाई कम होती है किडनी के अंदर, तो किडनी फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। मानव के अंदर पहले बताया मैंने, इन ह्यूमन बीइंग यूरिक एसिड फॉर्म इन स्मॉल अमाउंट थ्रू दी न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, न कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और कहाँ होता है इसका निर्माण, प्रोक्सिसोम्स के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डिसऑर्डर है, जैसे किडनी स्टोन है या गाउट है, इसके उलट अगर हम बात करें, अगर अधिक मात्रा में किसी सेल के अंदर यूरिक एसिड अगर अधिक मात्रा में है और उसकी वजह से वो सेल की डेथ होती है, सेल मरती है, तो जैसे ही सेल की डेथ होगी तो वो अपने कंटेंट, अंदर के जो पदार्थ हैं वो बाहर रिलीज करेगी, ईसीएफ के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रिलीज करेगी। अगर वहाँ पर कोई भी न्यूरॉन है, नर्व सेल है, तो उसके जो डेंड्राइट हैं उसके संपर्क में जैसे ही यूरिक एसिड आएगा तो वो जो पैथोजेंस के प्रति, एंटीजन के प्रति बहुत अधिक तीव्र गति से रिस्पॉन्स करेगा। तो ये एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड का। थैंक यू।